पाठ में कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ धड़ाधड़, बहुत तेज से, परिणित, बदलना, अपरिमार्जित, बिना शुद्ध किया हुआ, चित्त, हृदय, प्रवृत्ति, रुचि, अपरिपक्व, अविकसित, संकल्प, इच्छा, हतोत्साहित, उत्साह रहित, विवेक, उचित, अनुचित को समझने की क्षमता, प्रवृत्ति, स्वभाव, अनुसंधान, खोज, सुगम, सरल, निपुणता, चतुर, क्षीणता, दुख, अनुरक्ति, प्रेम, उदागर, भावनाएं, प्रतिमा, मूर्ति, सहानुभूति, साथ साथ, सुख दुख का अनुभव करना, वांछनीय, चाहने योग्य, उग्र, तेज, उद्धत, अधक्कड़, प्रगाढ़, गहरा, प्रफुल्लित, प्रसन्न, नीति विशारद, नीति का विद्वान, मृदुल, कोमल, निस्वार, सराहनीय, कुसंगति, बुरे, नीचासो, नीच विचारों वाला, कुलसित, मलिन, नशोमुक्त, नशा की ओर बढ़ते हुए, क्षय, विनाश, चेष्टा, प्रयत्न, अभ्यास आदि, निष्कलंक, कलंक रहित, सयानो, चतुर, कुसंग, बुरा साथ, सद्भावित, अच्छा बच्चों, यह व्याख्या खंड मित्रता पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसमें हम संदर्भ में प्रस्तुत अवतरण हिंदी के सुप्रसिद्ध अवलोकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन में संकलित निबंध मित्रता से अवतरित है और प्रसंग में वही लिखेंगे। प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी ने मित्रता के महत्व का उल्लेख किया है। लेखक का मत है कि हमारे मन पर बचपन के संगी साथियों का हर बात बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डालता है, अतः मित्रों का चुनाव बड़ी सावधानी से और बहुत ही चालाकी से करना चाहिए। अब रही व्याख्या की बात, तो यहाँ पे मित्रता पाठ के पहले स्टेंजे का हम लोग से लेके सहारा रहता है तक की मैं व्याख्या करके सुनाती हूँ। लेखक ने कहा है कि आचार्य राम शुक्ल जी का कथन है कि किशोरावस्था में जब हम अपने घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज अथवा संसार की सीमाओं में प्रवेश करते हैं, उस समय हमें समाज और संसार का अनुभव नहीं होता। हम दुनिया की बातों में शून्य होते हैं। हमारी अवस्था ऐसी होती है जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्त हो, इसमें तोड़कर किसी भी प्रकार का रूप दिया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि संसार की वास्तविक ज्ञान न होने के कारण बालक को कैसे भी रूप दिया जा सकता है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति अपना बुराई और अपवित्र प्रभाव डालकर हमें राक्षस की तरह नीच और दुष्ट बना सकता है। उसके विपरीत हमें अच्छी संगति मिल जाए तो देवता की भांति हमारे जीवन में कुछ अच्छे गुण आ सकते हैं। लेखक का मत है कि यदि हम बिना सोचे विचारे उस लोगों की संगति की ओर आ जाएं, जिसकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक प्रबल हो और जिसकी संकल्प शक्ति हमसे दृढ़ हो, हमसे बड़ी हो, हमसे मजबूत हो, वह अपना विकास किसी प्रकार नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से मिलने वाले आदेशों का हम चुपचाप स्वीकार करते चले जाते हैं। परिणामतः हम निर्बल हो जाते हैं और हम इसी प्रकार अपने कमज़ोर इच्छाओं और शक्तिशाली व्यक्ति के साथ रहता है। हमारे लिए हानिकारक है। ऐसे लोग हमारे व्यवहार का बिल्कुल ही प्रभाव नहीं कर सकते और ना ही बुद्धि और गुणों का लाभान्वित कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में हमारा सहारा नहीं बन सकते। अतः मित्र बनते समय बड़ी सावधानी और समझदारी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये पहले स्टेंजे की व्याख्या है। वहीं पे कुछ हम व्याख्या करने के बाद एक पॉइंट्स देते हैं जो व्याख्या के अंदर उसकी विशेष चीज़ों को प्रकाशित करता है। उस गद्य के व्याख्या के उपरांत हम उस
व्याख्या के उपरांत उस टॉपिक लिखते हैं साहित्य सौंदर्य, यानी कि उस व्याख्या में जो कठिन चीज़ें हैं जिसके बारे में लेखक ने फोकस दिया है, उसकी भाषा शैली क्या है, भाषा क्या है, भाव है क्या है, इन सारी बिंदुओं पे प्रकाश डालते हैं। तो लेखक इस व्याख्या में ये दिखाता है, इस निबंध में, इस व्याख्या खंड में दिखाता है कि किशोर अवस्था जीवन की सबसे तीव्र भावनात्मक अवस्था होती है, जो कि हम साहित्य सौंदर्य में लिखेंगे। यहाँ पे लास्ट में जब साहित्य सौंदर्य लिखेंगे तो इस पॉइंट का हम वर्णन करेंगे, जिसमें संवेदनशीलता, क्रियात्मकता अधिक होती है। वहीं आचार्य शुक्ल ने किशोरावस्था का विश्लेषण मनोविज्ञान के आधार पर किया है, जो कि हमारे मन को किस तरीके से हमारी संगति प्रभाव डालती है। वहीं तीसरे में लिखेंगे इनकी भाषा। तो भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है और शैली विवेचनात्मक और सूत्रात्मक है। वहीं होता है भाव शब्द। प्रत्येक व्यक्ति की संगति का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। इस संदर्भ में कविवर रहीम का यह दोहा है, कपिल सीप भुजंग मुख एक स्वाति गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तैसे फल ही दीन। पाठ के अंश विश्व पात्र मित्र से करना चाहिए तक की व्याख्या। उसी प्रकार हम प्रसंग में लिखेंगे, जीवन में अच्छे मित्र का चुनाव एक महत्वपूर्ण विषय है। मित्र के चुनाव पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त हमारे मित्र जैसा वैसा ही रहे जिसका चरित्र हमारा अच्छा निर्माण कर सके। बच्चों, यहाँ पे मैं प्रसंग के बारे में बात कर रही हूँ। संदर्भ तो जैसे मैंने पहली व्याख्या करते वक्त बताया वैसे ही इसमें भी रहेगा। तो अब व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल का कहना है कि किसी भी विश्वपात्र मित्र के मिल जाने पे तो हमें बढ़कर उसका सौभाग्य, हम उससे बढ़ के हमारा सौभाग्य नहीं होगा। विश्वपात्र मित्र खजाने के समान होता है। जिस प्रकार एक अच्छी औषधि और रोग से हम अपने रोगों को दूर करते हैं, उसी प्रकार विश्वपात्र मित्र हमें जीवन के दुर्गुणों और रोगों को छुटकारा दिलाता है। एक अच्छे मित्र का कर्तव्य है कि हमें बुराइयों से बचाए और हमारे संकल्पों को दृढ़ता लाने में सहायता करे। वह अनुचित और व्यर्थ के कार्यों से हमें बचाए, सत्य और पवित्र प्रेम, मर्यादा जैसे मानवीय गुणों के प्रति प्रेरित करे। एक श्रेष्ठ मित्र वह है जो हमें सत्य और असत्य का ज्ञान कराए। सत्यता मित्र हमें हृदय की सत्यता और पवित्रता का भी भाव कराए। जैसे हम कुपथ पर कदम न रख सके, वैसे ही सच्चा मित्र हमें सावधान कर सके और हमें पथभ्रष्ट होने से बचा सके। इसी प्रकार जब हम निराशा के कुरेहे में घिरे रहे, उसी तरह सच्चा मित्र उत्साहित करके हमारा पथ प्रदर्शन कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक जगह कहा है कि जिस प्रकार एक कौशल वैद्य अथवा चिकित्सक किसी व्यक्ति के समस्त शारीरिक रोगों को समझकर उसका निदान करने में, उसका निरोग बनाने में, उसे ठीक करने में, सच्चा मित्र वहीं पे बुरे रास्तों से हटाकर अच्छे रास्तों पे चलने के लिए प्रेरित करता है। तो बच्चों, यह इस निबंध अंश का व्याख्या है। और उसी तरह जिस तरह हम पहले व्याख्या में बताए थे कि जहाँ हम व्याख्या ख़त्म करने के बाद एक पॉइंट्स लिखते हैं साहित्य सौंदर्य। तो बच्चों, इस व्याख्या के साहित्य सौंदर्य कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्य में लेखक ने सच्चे मित्र की विशेषता का वर्णन किया। मित्रता की उपमा औषधि और माता वैद्य से दी गई, जो लेखक के साहित्यिक प्रतिभा का द्योतक है। लेखक वहीं विश्वपात्र मित्र से मित्रता करने की प्रेरणा देता है। भाषा संस्कृत और खड़ी बोली है और शैली विवेचनात्मक है। बच्चों, हम निबंध के तीसरे भाग अंश का व्याख्या करते हैं, जो कि है छात्रावास में तो से लेकर विश्वास होता है। तो बच्चों, इसमें हम प्रसंग के ऊपर प्रकाश डालेंगे क्योंकि संदर्भ यथावत ही रहेगा।
तो प्रसंग है, प्रस्तुत गद्य में विद्यार्थी काल में मैत्रीपूर्ण संबंधों के फलस्वरूप बालकों के मन में उत्पत्ति होने वाले विभिन्न भाव और कल्पनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। वहीं अब व्याख्या की तरफ चलें। शुक्ल जी ने ये कहा है कि छात्रावास में रहते हुए विद्यार्थी के मन में मित्र बनाने की बहुत अधिक ललक विद्यमान रहती है। उनके हृदय में मित्रता की भाव और पूर्ण वेग बाहर की ओर उमड़ती पड़ती है। यद्यपि युवावस्था अथवा वृद्धावस्था में भी लोग एक दूसरे के स्नेह बंधन में बंधते हैं, परंतु फिर भी ना तो उनके मन में वैसे उमंग उत्पन्न होती है और ना ही स्नेह बंधन शिथिल होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का अप्रसन्नता अथवा दुख का भाव जरूर होता है। वस्तुतः बाल मैत्र उस आनंद की अनुभूति होती है जिसमें हमारा मन सब कुछ निष्पित कर मित्रता की स्मृतियों को तल्लीन हो जाता है। इस अवस्था में जैसी तीव्र मन को गहन दुख पहुंचाने वाली अनुभूति होती है, वह अन्य किसी अवस्था में नहीं दिखाई देती। बाल मित्रों के संबंध में अत्यंत मधुरपूर्ण, स्मृतिपूर्ण और एक दूसरे के परम विश्वास पर आधारित होती हैं। बाल मित्र में हृदय के अनूठे भाव अभिव्यक्ति होती है, उसी समय वर्तमान आनंद का निमग्न करने वाली दिखाई देती है और भविष्य में संबंध में हमारा मन अनेक भावनाओं और कल्पनाओं में खोया रहता है। किसी को कोई बात तल्लीन आहत कर देती है, हम उससे रूठ जाते हैं। वहीं नहीं, हम रूठ कर कुछ देर के बाद मित्रों को पुनः प्रसन्न हो जाते हैं या अपने जिस मित्र को नाराज कर दिया उसे मनाने लगते हैं। सहपाठी और मित्रता उक्त यद्यपि देखते हुए बहुत छोटी है, परंतु युक्ति हृदय के हलचल मन देने वाली अनेक भाव निहित है। तो बच्चों, यहाँ ये इस निबंध खंड की व्याख्या है। वहीं हम पुनः इस व्याख्या के उपरांत साहित्य सौंदर्य लिखेंगे। तो इसमें कुछ साहित्य सौंदर्य इस प्रकार है। विद्यार्थी जीवन में बाल मैत्री की विभिन्न अनुभूतियों का मनोहर वर्णन किया गया है। और दूसरा नंबर पे लिखेंगे बाल अवस्था, इसके बाद अवस्थाओं की मित्रता का व्यर्थ और उलझा हुआ तुलनात्मक चित्रण हुआ है। तीसरा लिखेंगे बाल मैत्री समय मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। वहीं भाषा चौथे नंबर पर लिखेंगे सरल, सहज और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। वहीं शैली लिखेंगे विवेचात्मक और भावात्मक। इसमें निबंध अंश सहपाठी की मित्रता से लेकर चलता नहीं तक की व्याख्या की गई है, जिसमें प्रसंग में हम लिखेंगे कि लेखक ने इस अवतरण में बाल अवस्था व युवावस्था में की मित्रता का अंतर स्पष्ट किया है। साथ ही इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला है कि जीवन के कठिन परिस्थितियों में सहायक होने वाले मित्र सच्चे मित्र होते हैं। अब हम व्याख्या की तरफ चलें। सहपाठी की मित्रता हृदय में एक अनूठी भाव को भोर देती है। सहपाठी की मित्रता में जिस उमंग और आनंद की अनुभूति होती है, वह अन्य किसी मित्रता में संभव नहीं। उनके हमारे बीच स्थापित मधुर संबंधों के फलस्वरूप हमारा वर्तमान जीवन आनंदमय होता है तथा भविष्य के संबंधों में अनेक स्वर्णमयी कल्पनाएं उदित होती हैं। ऐसे होने पर बाल अवस्था की मित्रता सच्ची मित्रता हो यह आवश्यक नहीं है। इसका कारण यह है कि मित्रता में परिपक्वता आयु के अनुसार ही आती है। यह परिपक्वता मित्रता की परिणाम होने का कारण बनती है कि मित्रता युवावस्था की मित्रता और बाल अवस्था की मित्रता से अधिक स्थायी होती है। युवावस्था की मित्रता बाल अवस्था की मित्रता के समान क्षणभंगुर, रुष्ट हो जाना, क्षण में गंभीर हो जाना, चंचल प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने वाले नहीं होते, शांत और गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में निहित एक मित्र की कल्पना संबंधित आचार शुक्ल के होते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक आदर्श मित्र की कल्पना करता है, परंतु हमारा यह काल्पनिक आदर्श व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से सामर्थ्य निरर्थक है,
व्यवहारिक जीवन की कठिनाई अथवा संकटपूर्ण स्थितियों में जो सहायक सिद्ध हो वही सच्चा मित्र कहलाता है, अधिकारी होता है। अतः मित्र का चयन करते समय हमें अपनी आदर्श कल्पना को महत्व देने का स्थायी व्यवहारिक बुद्धि को काम लेना चाहिए। अब रही काव्य सौंदर्य की बात, जिसे हम साहित्य सौंदर्य भी कह सकते हैं और गद्य सौंदर्य भी कह सकते हैं। तो आगे हम साहित्य सौंदर्य को बताएंगे, जो कि इस प्रकार है। पहला, बाल अवस्था और युवावस्था की मित्रता की मनोहर तुलनात्मक अध्ययन दृष्टव्य है। दूसरा, इस तत्व को प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया गया है। जीवन के व्यवहारिक परिस्थितियों की कोरी कल्पनाओं के स्थान पर व्यवहारिक बुद्धि से काम लिया जाने के लिए कहा गया है। भाषा परिपक्व और प्रभावयुक्त खड़ी बोली है। शैली विवेचनात्मक तुलनात्मक है और भाव साम्य रहीम के अनुसार भी सच्चे मित्र अथवा हितैषी व्यक्ति की परख विपत्ति के समय होती है। इस प्रकार सच्चे मित्र या हितैषी परखने के लिए रहीम विपत्ति का स्वागत करते हैं और ये बताते हैं कि रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानत परत सब कोई। आगे निबंध अंश मित्र केवल उसे से लेकर समझे तक की व्याख्या। अब यहाँ पे प्रसंग हम कहेंगे कि इस अवतरण में आचार्य शुक्ल ने सच्चे मित्र के गुण पर प्रकाश डाला है और सच्चे मित्र की अथाह प्रेम करने वाली विश्वास पात्र होने की परिभाषा दी है। व्याख्या में हम यहाँ बताएंगे कि सच्चे मित्र उसे कहते हैं। इस प्रश्न का समाधान करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि सामान्यतः किसी भी शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण चाल प्रवृत्ति को से प्रभावित होकर हम उसे अपना मित्र बना लेते हैं, परंतु जीवन संघर्ष में साथ देने वाले मित्रों में केवल इतने ही गुण पर्याप्त नहीं है। शुक्ल जी के अनुसार सच्चा मित्र वह नहीं जिसके गुण अथवा कार्यों से प्रशंसा हो करते हैं किंतु अपने मन में उसे प्रेम नहीं करते। लेकिन लेखक के अनुसार सच्चा मित्र वही है जिसमें हम हृदय से प्रेम करें। यदि किसी व्यक्ति से हम अपने छोटे मोटे काम तो निकालते रहते हैं किंतु मन ही मन उसके प्रति घृणा का भाव बनाए रखते हैं तो उसे हम अपना मित्र नहीं कह सकते। मित्र के प्रति यदि मन में सच्चा प्रेम नहीं तो वह मित्र नहीं। सच्चे प्रेम का एक विशेष गुण विश्वसनीयता और सच्चाई का विश्वास करने योग्य होना चाहिए। मित्र को एक ऐसा पथ प्रदर्शक होना चाहिए जिसके बताए मार्ग पर चलकर हम उससे जीवन का विकास कर सकें। ऐसा व्यक्ति की सच्चा मित्र कहते हैं जो योग्य हो। इस प्रकार मित्र वही जो हमारे लिए पूर्ण तरह से विश्वसनीय हो, जो हमें सगे भाई के समान हमारा हितैषी और शुभचिंतक हो। वस्तुतः मित्र वही जो अपने मित्र की सच्ची राह दिखाए और जिसे हम हृदय से प्रेम कर सके। ऐसे मित्र पर हम अब इस प्रकार भरोसा करें जैसे हम अपने सगे भाई पर करते हैं, क्योंकि भाई भाई का प्रेम कपट रहित होता है और इसी प्रकार दो मित्र के बीच भी प्रेम भी कपट तथा स्वार्थ पे आधारित नहीं होना चाहिए। शुक्ल जी का विचार है कि मित्र के लिए सहानुभूति का गुण एक आभूषण के समान है। मित्रों के बीच सहानुभूति का गुण केवल दिखावा मात्र नहीं होना चाहिए, वरन उसमें दुख सुख की सभी अवसरों पर समान भाव से सहानुभूति पाई जानी चाहिए। एक मित्र का सुख दूसरे मित्र के सुख तथा एक मित्र का दुख दूसरे मित्र के दुख के सम होता है। अब हम साहित्य सौंदर्य पर प्रकाश डालें। प्रस्तुत गद्य में लेखक ने सच्चे मित्र की गुण की स्पष्ट किया है। वहीं दूसरे नंबर पे लेखक ने के अनुसार मित्रता का आधार प्रेम और विश्वास और सहानुभूति होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आती है भाषा। तो भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है और शैली विवेचनात्मक है। भावसम महाकवि तुलसीदास ने लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपातकाल परिखे सब चारी। निबंध अंश इसी प्रकार प्रकृति से खूब निभी। प्रसंग
प्रस्तुत गद्यांश में ऐतिहासिक उदाहरणों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि विपरीत स्वभाव वाले व्यक्तियों में भी परस्पर मित्रता हो सकती है। व्याख्या: सच्ची मित्रता के दो व्यक्तियों के स्वभाव अथवा आचरण की समानता की दृष्टि से कोई संबंध नहीं होता। यदि दो व्यक्तियों में परस्पर सहानुभूति की भाव है तथा वे एक दूसरे के सुख दुख में अपना सुख दुख मानने या भाव रखते हैं तो विपरीत स्वभाव होने के बावजूद भी मित्रता बन सकती है। इसके विपरीत यदि इनमें यह भाव विद्यमान नहीं तो उनके स्वभाव अथवा आचरण में पर्याप्त समानता होने पर भी सच्ची मित्रता का निर्वाह हो पाना संभव नहीं। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए राम लक्ष्मण कर्ण दुर्योधन की प्रति मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण का स्वभाव बहुत अधिक उग्र था, परंतु फिर भी ये दोनों भाइयों में परस्पर असीम प्रेम भाव विद्यमान था। इसी प्रकार दयालु स्वभाव और उच्च विचार का धनी व्यक्ति था, जबकि दुर्योधन अत्यंत लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, परंतु फिर भी दोनों में अटूट मित्रता थी। इसका प्रमुख कारण दोनों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव होना, सुख दुख एक दूसरे के लिए तैयार रहना। राम और लक्ष्मण और कर्ण और दुर्योधन ये मित्रता के एक बहुत अच्छे प्रमाण हैं। तो बच्चों, यहाँ विपरीत अवस्था के बावजूद भी मित्रता होना या परस्पर एक दूसरे का मित्रवत सम्मान करना एक विशेष उदाहरण के साथ बताया गया। तो अब आगे साहित्य सौंदर्य बताते हैं। मित्रता के लिए समान स्वभाव की आवश्यकता तर्कपूर्ण खंडन किया गया है। दूसरे नंबर पे सच्ची मित्रता के लिए एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव आवश्यक होता है। इसका ऐतिहासिक पात्रों से भी समझाया गया है। वहीं भाषा सरल संस्कृतनिष्ठ शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है और शैली विवेचनात्मक दृष्टांत है। गद्यांश मित्रता का कर्तव्य से लेके धोखा ना होगा प्रसंग। इस अवतरण में मित्रता के कर्तव्य तथा गुणों पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ इस बात की चर्चा की गई है कि मित्र चुनने में कौन कौन सी सावधानी पे ध्यान देना चाहिए। व्याख्या: सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र को सदैव अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करे और संकट और विपत्ति के क्षणों में वह मित्र को उत्साहित करे तथा उसका मनोबल बढ़ाए। इसमें वह संकट की दृढ़तापूर्वक सामना कर सके और तात्पर्य यह है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे और महान कार्यों के करने में सहायता प्राप्त करे, वहीं पे उसका साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर सामर्थ्य से अधिक कार्य कर सकता है, इससे प्रोत्साहित करे। वहीं संकट में अपने मित्र की सहायता वही कर सकता है जिसका मनोबल शक्तिशाली हो तथा वह स्वभाव से दृढ़ निश्चयी हो, शक्तिशाली मन तथा सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हो, जो स्त्री संकट आने पे उसकी सहायता कर सके। मित्र का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसी को अपना मित्र बनाएं जो आत्मबल से युक्त हो, आत्मबल से परिपूर्ण हो, व्यक्ति का सहारा हम पूरे विश्वास के साथ ले सके और ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि उसका आत्मबल हमारे आत्मबल से सदैव ज़्यादा रहे। जैसे कि भगवान राम की आत्मशक्ति के विषय में विश्वास हो जाने पर ही वानर राज सुग्रीव ने उनका आश्रय ग्रहण किया। श्री राम की शक्ति के बल पर ही वह अपना राज्य और अपनी पत्नी प्राप्त कर सके। जो कि सत्य में निष्ठा में रखने वाला हो, निकट समय में परिश्रमी और सत्यनिष्ठ मित्र कभी भी अपने मित्र को धोखा नहीं देते हैं। ऐसे सच्चे मित्र के सहारे हम अपने जीवन का निर्वाह भली भांति कर सकते हैं। अब बच्चों, हम साहित्य सौंदर्य पे ध्यान देंगे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का भाव है कि उच्च गुणों से युक्त व्यक्ति
कि सच्ची मित्रता हमें बड़ा ही धैर्य और मजबूती प्रदान करती है। वहीं दूसरा, हजारों मूर्खों को मित्र बनाने की अपेक्षा एक गुणी और प्रतिष्ठावान व्यक्ति को मित्र बनाना अधिक उत्तम है। तीसरा, मित्र के चुनने में सावधानी आवश्यक है। सच्चा मित्र बहुत कठिनाई से मिलता है। भाषा, मुहावरे से सुसज्जित संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और शैली विवेचनात्मक है। भाव समय, सच्चे मित्र के गुणों और उनकी पहचान के संदर्भ में कवि रहीम की उक्ति है कि मंथत मथत मक्खन रहे, दही मिले बिलगाए, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। निबंध अंश जिनकी आत्मा से लेकर न करना चाहिए तक का व्याख्या। प्रसंग, लेखक ने इस पंक्ति में आचरणहीन, कुलिश विचारों व कुसंगत मनोभाव से युक्त व्यक्तियों की संगति का ना करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या, आचार्य शुक्ल के अनुसार आचारविहीन व्यक्तियों की प्रकृति में किसी भी प्रकार का सौंदर्य दिखाई नहीं देता। कल में निंदन करते हुए झरनों में उन्हें मधुर संगीत की अनुभूति नहीं होती। सागर की अनंत गहराइयों में छिपे जीवन उपयोगी ज्ञान का भी उन्हें कोई आभास नहीं होता। इस प्रकार के दुर्भाग्यशाली व्यक्ति युवक अपने सद प्रयासों एवं पुरुषार्थ पर आधारित उपलब्धियों से वंचित रहते हैं। उनके भाग्य में सच्चे प्रेम की प्राप्ति, सुख, सहानुभूति, सहयोग, स्नेह आदि हृदयगत भावों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली शांति, समार्थ अभाव बना रहता है। ऐसे व्यक्ति सदैव इंद्रिय सुख की कामना में रत रहते हैं और दूसरों को भी मात्र भौतिक सुख की ओर ही प्रेरित करते हैं। आचरणहीन व्यक्तियों के लिए संसार में महान व्यक्ति और उच्च आदर्श, पुरुषार्थ, सच्चे प्रेम, सात्विकता, ज्ञान आदि का अस्तित्व ही नहीं होता। ये व्यक्ति सदैव अपने नीच उद्देश्यों की पूर्ति में लगे रहते हैं। बुरे विचारों के कारण इनका हृदय कुलसित हो चुका होता है। लेखक के अनुसार ऐसे व्यक्ति का विनाश की ओर अग्रसर है और दया के पात्र हैं। ऐसे लोग संगति, चाहे वह जान पहचान में हो रूप से हो या कोई न कोई अच्छे चरित्र व्यक्तियों के पतित कर सकती है, किसी भी अच्छे व्यक्ति का चरित्र हनन कर सकती है। इसलिए ऐसे लोगों की संगति में नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों से सदैव दूर बनाए रखने का या दूरी ही बने रहने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति का कभी भी आगमन ना हो। अब हम साहित्य सौंदर्य को देखेंगे। पहला है, इंद्रिय सुखों में लिप्त निम्न मानसिकता के व्यक्ति की प्रवृत्ति का लेखन प्रभावशील चरित्रण है। वहीं दूसरा है, ऐसे व्यक्तियों की संगति में उत्पन्न हानि विश्लेषण प्रभावपूर्ण है। भाषा, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली विवेचनात्मक है। गद्यांश, कुसंग का ज्वर से लेकर उठती जगेगी। प्रसंग, यह संगति के प्रभाव और महत्व की विवेचना की गई है। इस पंक्ति में लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि बुरी संगति मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है और अच्छी संगति उसे उन्नति की ओर अग्रसर करती है। और अब हम व्याख्या देखेंगे। व्याख्या, जीवन में संगति के प्रभाव का सार्वजनिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि बुरे दुष्ट लोग की संगति एक भयानक ज्वर के समान है। जिस प्रकार भयानक ज्वर शरीर की संपूर्ण शक्ति को छीण कर देता है, उसी प्रकार दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक, सदाचार, आचरण आदि को भी खो बैठता है। बुरी संगति के प्रभाव में पड़कर व्यक्ति अच्छे बुरे, उचित अनुचित का भी ज्ञान खो देता है। विशेष रूप से युवावस्था में जो लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं, वे कभी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः इस समय
बुद्धि और विवेक दोनों को जागृत रखना आवश्यक होता है। बुरी संगति को पत्थर की चक्की के समान होती है, जो पैर में बांधने पर व्यक्ति की गतिहीन बना देता है तथा उसे प्रगति के सभी मार्ग अवरोध कर देता है, जिससे हम व्यक्ति का पतन होने लगता है और एक दिन वह पतन के गहरे गड्ढे में जा गिरता है। इसके विपरीत सुसंगति एक ऐसा बाह के समान है जो गिरे हुए को उठाती है तथा गिरे हुए को सहारा देती है। अर्थात सत्संगति मिलने जाने पर बुरी संगति का प्रभाव बहुत व्यक्ति की उन्नति की ओर बढ़ सकता है। साहित्य सौंदर्य। प्रस्तुत गद्यांश में संगीत के प्रभाव का अत्यंत प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है। सुसंगति और कुसंगति की तुलना बड़े ही सटीक ढंग से की गई है। भाषा परिकृत और प्रवाहयुक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। शैली तुलनात्मक और अलंकारिकता से भरपूर है। अलंकार, रूपक तथा उपमा का प्रयोग किया गया है। भावशम्य। महात्मा कबीर ने कहा है कि कबरी संगत साधु की हैर और व्याधि, संगत बुरी असाधु की ऑटो पहर उपाधि। गद्यांश बहुत से लोग से लेकर अच्छी बातें नहीं। प्रसंग। प्रस्तुत गद्य में लेखक ने बुरी व्यक्तियों की संगति के दुष्प्रभाव को वर्णन किया है। व्याख्या। लेखक बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर बुरे बातों का प्रभाव अतिशीघ्र पड़ता है और अच्छी बातों की अपेक्षा इसका प्रभाव अत्यधिक स्थायी होता है। कुछ लोग इतनी बुरी मानसिकता के होते हैं कि उनकी अश्लीलता के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। ऐसे लोग प्रतिपल अश्लील बातें करते हैं। इसका कुछ समय के साथ ही व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट बना देता है और ये लोग ऐसी भद्दी और नीच बातें करते हैं जिसे हम भले व्यक्ति द्वारा न तो सुना जाना चाहिए और न ही कहा जाना चाहिए। ये बातें व्यक्ति के पवित्र मन को कुलसित बना देती है। इससे मानव मन की दुर्बलता कहे या कोई अच्छाई के प्रति बुराई का प्रभाव अधिक स्थायी होती है। कई बार तो यह प्रभाव अटल कर देता है। वह मानवीय स्वभाव को कमजोरी है कि उसकी बुरी बातें सरलता से घर कर जाती है और अच्छी बातें टिकती ही नहीं। इसका सीधा सच्चा प्रमाण हम ये कहेंगे कि भद्दे फूहड़ गीत हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं और उतने ही अच्छी बातें या गंभीर बातों को हम उतनी ही अच्छी से दिमाग में नहीं बैठा पाते। साहित्य सौंदर्य। कुसंगति और बुराई के स्वभाव की प्रबलता को बताकर उससे बचने के लिए प्रेरित किया गया है। दूसरी बात, बुराई अच्छाई से अधिक प्रबल होती है तथा तथ्य को सौधारण स्पष्ट भी किया गया है। भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। शैली विवेचनात्मक है। गद्यांश सावधान रहो से लेकर न रह जाएगी। प्रसंग। बेकार की बातों से दूर रहना ही अच्छा रहता है। यदि हम बार बार इसके बारे में सोचें तो धीरे धीरे इसका अभ्यस्त हो जाएंगे। तब ऐसी अवस्था आ जाएगी कि ये व्यसन हमें अपने अधीन कर लेंगे। व्याख्या। प्रारंभ में ही किसी बुरी आदत को काफ़ी हल्के से लेते हैं, ऐसी मानसिक शक्ति को कम करने के कारण है। यह एक सत्य है कि बुरी आदतें धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करती है। अंततः हमें अत्यंत सावधानी से रहना चाहिए। एक गलत आदत पड़ने पर उससे छुटकारा पाना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है। फूहड़ बातों में पड़कर व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। अतः हर कदम पर हमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन को अच्छे कार्यों में लगाना ही हमारा दायित्व हो जाता है और अच्छे या बुरे कार्यों के अंतर में समझना हमारे जीवन के लिए आवश्यक हो जाता है। साहित्य सौंदर्य। उच्च गुणों की आवश्यकता को प्रकट किया गया है और मानव सुलभ दृष्टांतों की विवेचना का विषय बनाया गया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली विवेचनात्मक।